नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। आज के इस विश्लेषण की शुरुआत भारत के कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के कथन से करना जरूरी है। वो कहा करते थे कि तथ्य वैसे तो कई होते हैं, परंतु सच सिर्फ एक होता है। वैसे तो देश में लॉकडाउन लागू है, लेकिन आज के विश्लेषण के लिए हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से 674 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद ले चलेंगे। इसके साथ ही आपको एक साल पहले 6383 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के झूठ और भारत के सच पर हुई सुनवाई और इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद भी नहीं सुधरने की कहानी बताएंगे। दरअसल आईसीजे के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पाकिस्तान भारत को कुलभूषण जाधव से मिलने नहीं दे रहा है। इसको लेकर भारत एक बार फिर आईसीजे का रुख कर सकता है। इसलिए आज इस पूरे मामले का तथ्यात्मक विश्लेषण अनिवार्य है। आज हम एमआरआई में बात करेंगे पाकिस्तान की जेल में कैद भारत के बेटे कुलभूषण जाधव की, साथ ही तारीखों के आईने से आपको बताएंगे कि पूरे प्रकरण में कब क्या क्या हुआ है। इसके अलावा पाक की फरीबी नीयत को भी एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे एक बार फिर से ये मामला चर्चा में आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, इसका वकीलों से जुड़ा एक संगठन है, भारतीय अधिवक्ता परिषद। इसने 2 मई को एक ऑनलाइन लेक्चर कराया। इसमें शामिल हुए मशहूर वकील हरीश साल्वे, वही हरीश साल्वे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में भारत के लिए कुलभूषण जाधव का केस लड़ा। उन्होंने यह केस लड़ने के लिए केवल 1 रुपये की फ़ीस ली थी। इस केस के बारे में उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर में बात की। उन्होंने कहा, हम कहते रहें कि आप पाकिस्तान आईसीजे के फैसले पर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल के जवाब नहीं दिए। मेरा मानना है कि भारत सरकार उन्हें पत्र लिखती रही है और कौन जानता है कि चीज़ें किस दिशा में जा रही है। हमें वापस आईसीजे का दरवाज़ा खटखटाना होगा, जाधव के लिए न्याय हासिल करने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा, हमने पाक को 4-5 पत्र लिखे, वो केवल मना करते रहे। मुझे लगता है हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमें अब फैसला लेना है कि सही परिणाम के लिए हमें आईसीजे वापस जाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सहयोग करने की कोई मंशा नहीं है। अजीत डोभाल ने की थी पाक एनएसए से बात। भारत के सॉलिसिटर जनरल रहे हरीश साल्वे ने बताया कि हम उम्मीद कर रहे थे कि पिछले दरवाजे से बातचीत कर हम पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को छोड़ने के लिए मना लेंगे, फिर यह चाहे मानवता के आधार पर कहते या किसी और आधार पर, लेकिन हम उसे वापस चाहते थे। हमने उनसे कहा कि कुलभूषण को छोड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में यह अहंकार की परेशानी के तौर पर ज़्यादा था। इसलिए हम उम्मीद कर रहे थे कि वे कुलभूषण को जाने देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए अजीत डोभाल ने एन मौके पर पाकिस्तान के एनएसए नसीर खान जंजुआ से कुलभूषण जाधव को छोड़ने की तरफ इशारा किया था। पाकिस्तान ने आईसीजे में तोड़ी भाषा की मर्यादा। हरीश साल्वे का कहना है कि अभी तक पाकिस्तान ने जाधव मामले की डिटेल भारत को नहीं दी है। उसने ना तो एफआईआर की कॉपी दी, ना चार्जशीट और ना मिलिट्री कोर्ट का ऑर्डर दिया। आईसीजे में पाकिस्तान वकील के कड़े शब्दों के इस्तेमाल के बारे में साल्वे ने बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कई बार भारत के खिलाफ कड़े शब्द कहे। उन्होंने बताया, आईसीजे में हमने कभी उनके जैसे शब्द नहीं कहे। मैंने शब्द जांचे थे। पाकिस्तान ने कई बार झूठे, बेईमान और घृणित जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। कुलभूषण जाधव मामले में कब क्या हुआ? 3 मार्च 2016 कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई। 24 मार्च 2016 पाकिस्तानी सेना ने जाधव को जासूस बताया और बलूचिस्तान से उनकी गिरफ्तारी बताई। 25 मार्च 2016 पाक ने भारत को जाधव के बारे में बताया। भारत ने उसके दावे को ठुकरा दिया। 26 मार्च 2016 भारत ने जाधव को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। भारत ने दावा किया कि वे नौसेना के एक रिटायर्ड अफसर हैं जिनका ईरान में कार्गो का व्यापार है। पाकिस्तान ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी बलूचिस्तान से होना बताया। 29 मार्च 2016 भारत ने पाकिस्तान से जाधव को दूतावास मदद देने के लिए कहा। 10 अप्रैल 2017 पाक सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सज़ा सुनाई। भारत ने चेतावनी देते हुए इसे पूर्व निर्धारित हत्या बताया। 11 अप्रैल 2017
भारत की उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संसद के दोनों सदनों में बयान देते हुए कहा कि जाधव को न्याय दिलाने के लिए भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा। उन्होंने जाधव को निर्दोष अगवा भारतीय बताया। Our position on this matter is very clear. There is no evidence of wrongdoing by Shri Jadhav. If anything, he is the victim of plan that seeks to cast aspersions on India to deflect international attention from Pakistan's well-known record of sponsoring and supporting terrorism. Under these circumstances, we have no choice but to regard this sentence, if carried out, as an act of premeditated murder. इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन से ये घटना घटी है तब से लेकर लगातार मैं उनके लोगों के संपर्क में हूं, उनके माता पिता के संपर्क में हूं। 3 बार उन्हें यहां मिल चुकी हूं, कम से कम 6 बार उनसे फोन पे बात कर चुकी हूं। और अभी इस घटना से पहले कोई संयोग था, पिछले मंगलवार भी, सोमवार और मंगलवार दोनों दिन मैं उनसे यहां मिली हूं। इसलिए हम लोग बिल्कुल संपर्क में हैं। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जाधव को बचाने का काम करेंगे। A senior Pakistani leader has himself expressed doubts about the adequacy of evidence in this case. 14 अप्रैल 2017 भारत ने पाकिस्तान से चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी और मौत की सज़ा सुनाए जाने वाले फैसले की कॉपी मांगी, साथ ही उन तक दूतावास मदद देने के लिए कहा। 15 अप्रैल 2017 पाक ने अरब और आसियान देशों के राजदूतों को कथित जाधव की गिरफ्तारी के बारे में बताया। 20 अप्रैल 2017 भारत ने जाधव के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई के साथ साथ अपील प्रक्रिया का विवरण मांगा। 27 अप्रैल 2017 भारत की उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से जाधव के परिवार को वीज़ा देने की अपील की। 8 मई 2017 जाधव को मौत की सज़ा सुनाए जाने के खिलाफ भारत ने नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में अपील की। 9 मई 2017 आईसीजे ने जाधव की सज़ा पर रोक लगा दी। 10 मई 2017 जाधव को अवैध तरीके से कैद में रखने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आईसीजे में अपील की। 15 मई 2017 सुनवाई के दौरान भारत ने जाधव की मौत की सज़ा को तुरंत रद्द करने की मांग की। वहीं पाकिस्तान ने भारत पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया। 18 मई 2017 आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की सज़ा पर रोक लगाते हुए अपने अंतिम फैसले को टाल दिया। कोर्ट में भारत की ओर से हरीश साल्वे ने पैरवी की। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि आईसीजे के आदेश से जाधव केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 29 मई 2017 पाकिस्तान ने जाधव के खिलाफ नए सबूत मिलने का दावा किया। पाक विदेश मंत्रालय का कहना था कि जाधव ने पाकिस्तान में आतंकी हमलों से जुड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में बताया है। 16 जून 2017 आईसीजे ने भारत से 13 सितंबर तक और पाकिस्तान से 13 दिसंबर तक अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहा। 22 जून 2017 जाधव ने पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के सामने दया याचिका रखी। 2 जुलाई 2017 पाकिस्तान ने जाधव को दूतावास मदद पहुंचाने की भारत की एक और अपील खारिज की। अब तक वो 5 अपील खारिज कर चुका था। 8 दिसंबर 2017 पाक ने जाधव की पत्नी और मां को उनसे मिलने की इजाज़त दी। इसके लिए 25 दिसंबर की तारीख तय की गई। 25 दिसंबर 2017 जाधव की पत्नी और मां ने जाकर उनसे मुलाकात की। 17 जुलाई 2018 पाकिस्तान ने आईसीजे में दूसरा काउंटर मेमोरियल दायर किया। 3 अक्टूबर 2018 आईसीजे ने कहा कि वह 18 फरवरी 2019 से 4 दिन तक जाधव केस में सुनवाई करेगा। 18 से 21 फरवरी 2019 सुनवाई के दौरान भारत और पाकिस्तान ने अपना अपना पक्ष रखा। 4 जुलाई 2019 आईसीजे ने बताया कि 17 जुलाई 2019 को फैसला सुनाया जाएगा। 17 जुलाई 2019 जाधव मामले में भारत को बड़ी जीत मिली। आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव को दी गई मौत की सज़ा की समीक्षा करने और उन्हें राजनयिक पहुंच काउंसलर एक्सेस प्रदान करने का आदेश दिया। आपको 2 लाइनों में बता देते हैं काउंसलर एक्सेस क्या है। काउंसलर एक्सेस का मतलब है कि जिस देश का कैदी है उस देश के राजनयिक या अधिकारी को जेल में बंद कैदी से मिलने की इजाज़त दी जाए। 1 अगस्त 2019 पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा कि जाधव को 2 अगस्त को राजनयिक पहुंच प्रदान किया जाएगा। अगस्त 2 जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान करने की शर्तों को लेकर मतभेद की वजह से भारतीय अधिकारियों और जाधव की मुलाकात नहीं हुई। 2 सितंबर इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने जाधव से मुलाकात की। चलते चलते आपको वियना संधि के बारे में भी बता देते हैं, जिसके आधार पर आईसीजे ने कुलभूषण मामले में सुनाया था फैसला।
आज़ाद और संप्रभु देशों के बीच आपसी राजनयिक संबंधों को लेकर सबसे पहले 1961 में वियना कन्वेंशन हुआ था। इसके तहत एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रावधान किया गया जिसमें राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए। इसके 2 साल बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी संधि से मिलती जुलती एक और संधि का प्रावधान किया। इस संधि को वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1963 में हुई थी वियना संधि की शुरुआत। इस संधि का ड्राफ्ट इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने तैयार किया था और 1964 में यह संधि लागू हुआ। वियना संधि के मुताबिक राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न इन्हें किसी तरह से हिरासत में रखा जा सकता है। भारत ने ICJ में जाधव का मामला इसी संधि के तहत उठाया। इस संधि पर अभी तक 189 देश सहमत हो चुके हैं। इसके आर्टिकल 36 के अनुसार अगर कोई देश किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करता है तो संबंधित देश के दूतावास को तुरंत इसकी जानकारी देनी होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच कुलभूषण जाधव को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। अब ऐसे में पाक की नीयत में खोट होने के बाद एक बार फिर से ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच सकता है, जहां पिछली बार की तरह एक बार फिर पाक को मुंह की खानी पड़ सकती है। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।